नमस्कार, वक्त हुआ है इंडिया 360 का और हम हाजिर हैं देश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। शुरुआत करेंगे गुड़गांव की खबर से। ये खबर देखकर सरकार के सारे दावों पर से एक झटके से भरोसा उठ जाता है। 18 घंटों तक गुड़गांव के बीच से निकलता NH8 पूरी तरह बंद हो गया। हजारों गाड़ियां इस महाजाम में फंस गई। रात भर लोगों को अपनी गाड़ियों के साथ हाईवे पर ही गुजारनी पड़ी। ये जाम पूरे 25 किलोमीटर तक फैला था। एक झलक देखिए किस हद तक गुड़गांव जैसे आधुनिक शहर की व्यवस्था एक ही बारिश के बाद पूरी तरह से चरमरा गई। जिस शहर की चकाचौंध पर सरकारी इमारतें इतराती नहीं थकती, उसका हाल देखेंगे तो एक झटके में सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। बारिश ने सारे दावे धो दिए। बड़ी बड़ी इमारतों के बीच का सच महाजाम की इन तस्वीरों से सामने आ गया। गुरुवार गुड़गांव शाम करीब 6 बजे 14 घंटे तक राजधानी के पड़ोस का ये शहर पूरी तरह ठप रहा। ट्रैफिक थम गई। कमर तक पानी भर जाने से वाहनों के लिए टस से मस होना भी मुश्किल रहा। गुरुवार को जैसे ही दफ्तरों से लौटने के लिए लोग सड़क पर निकले, उन्हें जल जमाव का सामना करना पड़ा। कहीं घुटने तक तो कहीं कमर तक पानी। गाड़ियां पानी में बंद खड़ी हो गई। नतीजा पीछे एक के बाद एक हजारों गाड़ियां थम गई। जो जहां था वहीं फंस गया। हालत ये थी कि गाड़ियां 1 इंच भी खिसक नहीं पा रही थी। एक तो बारिश और ऊपर से जाम का फैलता जाल। लोगों के लिए फैसला करना मुश्किल था कि एक हाईटेक शहर क्या ऐसा भी होता है। मतलब दिल्ली से निकले 5 बजे, 12 बज गए हैं। सिर्फ 12 किलोमीटर 20 किलोमीटर सफर तय करके हैं। मतलब पिछले 7.5 घंटे के नहीं, हमें तो ऑफिस जाना था सर। ऑफिस ड्यूटी थी हमारी। अच्छा, फिर आपकी मतलब आज की ड्यूटी तो आपकी खराब हो गई है? हाँ बिल्कुल खराब हो गई। हम वेट कर रहे हैं कभी ट्रैफिक खुलेगा हम लोग पहुंचे। रात करीब 2:30 बजे हाईवे पर लोग पूरी रात बिताने के लिए मजबूर हो गए। सड़कों पर खड़ी हजारों गाड़ियों में फंसी लोगों की जिंदगी कैद रही। दिल्ली वाले रात भर गुड़गांव से नहीं लौट सके और गुड़गांव वाले दिल्ली से अपने घर तक नहीं पहुंच सके। ऐसा जाम दिल्ली NCR के लोगों ने अब तक नहीं देखा था। ट्रक की छत पर लोगों ने पूरी रात जागते हुए बिताई, तो वहीं सैकड़ों लोग कार के अंदर ही बंद रहे। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे से जाम में फंसे। 2 घंटे से जाम में फंसे। क्या अभी तक कोई मदद नहीं आई ट्रैफिक पुलिस या कोई और जिला प्रशासन का अधिकारी? 2 घंटे हो जाए, बच्चे भी परेशान हो। क्या खाना वगैरह खाया आप? क्योंकि आपके पास छोटा बच्चा भी है, पानी वगैरह की व्यवस्था है यहाँ पे क्या आपके पास? लेके आए मेरे। हम दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं। अच्छा, कितनी देर हो गई आपको जाम में फंसे हुए? तकरीबन 6 बजे, पौने 6 बजे हम बैठे थे बस। शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे रात भर सड़क पर आसमान को निहारते रहने के बाद जब सुबह अंधेरा छटा, तब तक जाम 25 किलोमीटर तक लग चुका था। NH8 दिल्ली गुड़गांव जयपुर को जोड़ने वाली व्यस्त हाईवे है, यानी रात भर हर मिनट इस सड़क पर गाड़ियों का दबाव बढ़ता गया। सुबह होते होते पुलिस ने रास्ता निकाल लिया। खड़ी गाड़ियां रेंगनी शुरू हुई, यानी खड़ी ट्रैफिक में हलचल शुरू हुई। शुक्रवार सुबह करीब 9:30 बजे, लेकिन सुबह 9:30 बजे एक बार फिर झटका लगा। लगातार हाईवे पर गाड़ियां आती रहीं और ऊपर से बारिश ने भी मैदान नहीं छोड़ा। नतीजा रेंगती गाड़ियां फिर ठस हो गई। हाईवे के दोनों तरफ हजारों गाड़ियां फंस गई। इसके बाद गुड़गांव पुलिस ने ट्वीट कर लोगों को शहर आने से रोका। गुड़गांव में विशेष रूप से NH8 पर जलभराव की वजह से यातायात की स्थिति खराब है। यदि संभव हो तो इससे बचें। यातायात की स्थिति में दोपहर से पहले सुधार होने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये गुड़गांव है, मिलेनियम सिटी, जहां पर हम मौजूद हैं। नाम 1000 बदल लीजिए, लेकिन सड़क पे परिस्थिति देखिए, ऊंची ऊंची इमारतों को देखिए तो शायद लगेगा कि मिलेनियम सिटी है। और ट्रैफिक की हालत देखिए, ऊपर फ्लाईओवर में हम आपको हाल दिखा रहे हैं। एक के बाद एक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है। चौकअप ब्लॉक जिसको कहा जाता है, यहाँ पर सड़कें धीरे धीरे किसी जगह पर सड़कों को खोलने की कोशिश हो रही है। और यहाँ पर ये देखिए किस तरह की हालत है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये महाजाम क्यों लगा। दरअसल जाम की शुरुआत गुड़गांव के हीरो होंडा चौक के पास फ्लाईओवर के पास शुरू हुई। हुआ ये कि गुरुवार को शाम 5 बजे हीरो होंडा चौक के पास बादशाहपुर नाला फट गया और देखते ही देखते कमर तक पानी ने रास्ता रोक दिया। कुछ उत्साही चालकों ने गाड़ी को इस पानी से निकालनी चाहिए और फंस गए। गाड़ियां रॉन्ग साइड से लौटने लगी। इसके बाद तो हालात और बिगड़ गए। 18 घंटे बाद गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर मौके पर साइकिल से पहुंचे। दावा किया कि रात भर सैकड़ों पुलिस वाले जाम को छुड़ाने की कोशिश करते रहे। 25 किलोमीटर लंबा जाम 1-2 घंटे में तो लगा नहीं,
लिहाजा सवाल कमिश्नर साहब से पूछे गए कि पुलिस क्यों नहीं वक्त पर जागी। नेशनल हाईवे 8 के ऊपर इतना ट्रैफिक है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं जो आप देख सकते हैं इस समय चल रही हैं, इसको कहीं से भी डाइवर्ट कर पाना बहुत आसान नहीं है। पर सवाल यह है कि हाईटेक सिटी का यह हाल क्यों हुआ? पुलिस ने वक्त रहते ट्रैफिक को डाइवर्ट क्यों नहीं किया? जयपुर और दिल्ली से आने वाले वाहनों को क्यों गुड़गांव तक आने दिया गया? शहर में घुसने से पहले ही उनके रास्ते क्यों नहीं बदले गए? इसके साथ ही पानी निकालने का काम तुरंत क्यों नहीं शुरू किया गया? चंडीगढ़ से सतेंद्र चौहान और अंजना ओम कश्यप के साथ अंकित यादव, गुड़गांव आज तक। बुलाते हैं गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी और इंतजाम ऐसे जैसे कि 17वीं सदी से हो। एक छोर पर अगर दिल्ली के है गुड़गांव तो दूसरी तरफ है नोएडा। नोएडा का भी हाल कुछ बहुत अच्छा नहीं है। नोएडा एक्सप्रेसवे 7 किलोमीटर तक अभी लंबा जाम देख रहा है। महामाया फ्लाईओवर से लेकर के नोएडा के सेक्टर 135 तक जाम लग गया है। इससे भद्दा मजाक क्या हो सकता है कि एक्सप्रेसवे इसका नाम है और इतना लंबा जाम अभी तक लगा हुआ है। पूरा महामाया फ्लाईओवर से लेकर के सेक्टर 135 तक बिल्कुल ट्रैफिक हिल नहीं रहा है। दूसरी तरफ दिल्ली में भी आईटीओ जहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक देखा जाता है, वहां पर पूरा गाड़ी का कोई मूवमेंट नहीं है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये आईटीओ के पास से ही हैं। अभी ऑफिस से लोग निकले होंगे, वहां जल भराव भी है, उसकी वजह से पूरा ट्रैफिक ठप हो गया है। जो पुलिस हेडक्वार्टर्स है और आईटीओ के सामने, ये उसका नजारा आप अभी अपने टीवी पर देख रहे हैं। अगर दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में जैम की प्रॉब्लम है तो बारिश से हाहाकार पूरे देश में भी मचा हुआ है। नदियां जबरदस्त उफान पर हैं। गंगा और कोसी जैसी बड़ी नदियों के अलावा छोटी नदियां भी अब लबालब भर चुकी हैं। पहाड़ी नदियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। हालात ये हैं कि देश के 8 राज्यों में बारिश ने कोहराम मचा रखा है। देश के 8 राज्यों में बारिश ने जमकर तबाही मचा रखी है। बारिश से बेहाल उत्तर भारत की मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। भारी बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर ने देश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। बिहार में एक साथ दर्जन भर नदियां उफान पर हैं। कोसी और गंगा समेत तमाम नदियां गांव के गांव को निगलती चली जा रही हैं। एक तो नेपाल में हो रही मूसलाधार बारिश का पानी कोसी नदी में छोड़ा जा रहा है, दूसरा बिहार में भी इंद्र देवता खूब बरस रहे हैं। जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी नजर आता है। झुग्गी झोपड़ियां तो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी हैं। दूर दराज में फंसे लोगों को नावों पर बचाकर लाया गया। बिहार में बाढ़ से अब तक 22 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार में गंडक नदी अपने पूरे उफान पर है और खासकर जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और नेपाल की तरफ से भी जिस तरीके से पानी छोड़ा जा रहा है, उसके वजह से जो गंडक के लो लाइंग एरियाज हैं उन गांव में जो है पानी भर चुका है। उत्तर प्रदेश में भी गंगा नदी कुछ अच्छे संकेत नहीं दे रही है। कानपुर में गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और इसी के साथ नदी में कटान भी तेज हो गई है। अगर गंगा का जलस्तर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में आसपास के गांवों के डूबने का खतरा पैदा हो जाएगा। यूपी के सिद्धार्थ नगर में भी बाढ़ से बुरे हालात हैं। सूबे के सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और अधिकारियों को बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के निर्देश दिए। उत्तर पूर्वी इलाका भी जबरदस्त बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है। नॉर्थ बंगाल से लेकर असम के ज्यादातर इलाकों में तबाही का मंजर ऐसा है कि रोंगटे खड़े हो जाएं। सब कुछ बाढ़ के पानी में समा चुका है। घर बार, खेत खलिहान, सड़कें, सब कुछ। बस बची है तो जिंदगी की आस। असम में ब्रह्मपुत्र समेत सभी नदियां उफान। इंसान तो इंसान, जानवरों का भी बुरा हाल है। तस्वीरें काजीरंगा के जंगलों की है। काजीरंगा नेशनल पार्क का 90% हिस्सा जलमग्न है। काजीरंगा में बने 130 फॉरेस्ट कैंप पानी में समा चुके हैं। तो जंगली जानवर जान बचाने की खातिर रिहायशी इलाकों का रुख करने लगे हैं। देखिए कैसे ये गैंडा पानी के खौफ के मारे गांव में घुस आया।
पश्चिम बंगाल में बाढ़ से हजारों लोग बेहाल हैं। बंगाल के अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। 150 गांवों के 70,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। आज तक ब्यूरो। आज की एक और बड़ी खबर, मायावती को लेकर अपशब्द बोलने के केस में बीजेपी से निकाले गए नेता दयाशंकर सिंह पर पुलिस की दया का आज आखिरी दिन था। बिहार के बक्सर से यूपी पुलिस की एसटीएफ ने दयाशंकर को उस वक्त धर दबोचा जब वो मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए थे। बीजेपी से निकाले गए नेता दयाशंकर सिंह को पुलिस ने आखिरकार उसकी पनाहगाह से भी निकलने को मजबूर कर दिया। मायावती को अपशब्द कहने वाले दयाशंकर सिंह करीब हफ्ते भर से भागते छिपते फिर रहे थे। बीच में तो वो देवघर के मंदिर में पूजा करते भी दिखे, लेकिन शायद ऊपर वाले से लेकर कोर्ट के सामने भी उनकी अर्जी खारिज हो गई और यूपी पुलिस बक्सर से उन्हें गिरफ्तार करके लखनऊ कूच कर गई। आज एसटीएफ और जिला पुलिस लखनऊ की टीम ने मिलकर बिहार में बक्सर जिले में उनको गिरफ्तार किया है। इस लापता कथा में दरअसल पुलिस को खबर मिल चुकी थी कि दयाशंकर सिंह बक्सर में अपने नजदीकी के घर छिपे हुए हैं और यूपी पुलिस की 2 टीम 2 दिन से उनके ठिकाने पर नजरें गड़ाए बैठी थी। चीनी मिल कॉलोनी के करीब घर में छिपे दयाशंकर सिंह आज सुबह जैसे ही टहलने निकले तो पुलिस ने उन पर हाथ डाल दिया। ये वही दयाशंकर सिंह हैं जिन्होंने मायावती के खिलाफ अपशब्दों का बयान देकर यूपी की सियासत में उबाल ला दिया। 1 करोड़ रुपया में टिकट देती है, कोई 1 घंटे के बाद 2 करोड़ देने वाला मिलता है तो उसको टिकट दे देती है, और शाम को कोई 3 करोड़ देने वाला मिलता है तो उसका विकार करके उसको दे देती है। एक बदतर चरित्र की आज मायावती जी हो गई है। वैसे हफ्ते भर से ज्यादा की लापता कथा में दयाशंकर सिंह ने बचने की हर मुमकिन कोशिश की। बेल खारिज, गिरफ्तारी पर रोक की अर्जी नामंजूर और गैर जमानती वारंट। हालांकि दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह ने महिला सम्मान का मसला उठाकर सीधे मायावती से 2-2 हाथ करने की हिम्मत दिखाई। जिस भाषा का इस्तेमाल किया है तो उन्होंने मुझे नहीं बोला है, उसने अपनी बहन के बारे में बोला है, अपनी बेटी के बारे में बोला है। क्या मैं औरत नहीं हूँ? क्या मेरी बेटी, मेरे घर की औरतें, मेरी सास, बूढ़ी सास 80 साल की, वो औरत नहीं है? दयाशंकर सिंह के बयान को बीएसपी ने दलित कार्ड की शक्ल दे दी तो बीजेपी भी दयाशंकर सिंह की पत्नी बेटी पर सियासी हमले को मुद्दा बनाकर सड़कों पर उतर पड़ी। रोहित सिंह, बक्सर, आज तक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया 360। उत्तर प्रदेश में 27 साल से सत्ता में वापसी का सपना संजोए कांग्रेस अब पूरी ताकत अपनी इस बार के चुनाव के लिए झोंक रही है। आज लखनऊ में राहुल गांधी ने एक रैली की। राहुल ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी भी उनके निशाने पर थी। दिलचस्प बात यह है कि इस रैली में उमड़ी भीड़ को देखकर कांग्रेस के दिग्गजों में एक नया उत्साह अब दिखाई दे रहा है। पूरा का पूरा बजट 1,40,000 करोड़ और मोदी जी एक ट्रेन में 1 लाख करोड़ डालना चाहते हैं। मैं आपको अभी बता देता हूं। अच्छा, बुलेट ट्रेन किसके लिए है? बुलेट ट्रेन भैया, बुलेट ट्रेन में टिकट का दाम, आप उनसे पूछिए बुलेट ट्रेन के टिकट का दाम क्या होगा। 10-15 हजार रुपए से कम का दाम नहीं होगा। कौन जाएगा उस पे? कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो किस चीज के लिए लड़ता है? वो सच्चाई के लिए लड़ता है। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की सच्चाई के बारे में बोलती है, झूठे वायदे नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आरएसएस के कार्यकर्ता जैसे या बीएसपी समाजवादी के कार्यकर्ता जैसे झूठ की राजनीति नहीं करता है। और मैं चाहता हूं कि पूरी कांग्रेस पार्टी कमजोर लोगों के लिए लड़े, गरीब लोगों के लिए लड़े। ये सिर्फ दलित की बात नहीं है, ये किसान की बात है, माइनॉरिटीज की बात है, दलितों की बात है, आदिवासियों की बात है। जो भी कमजोर हैं, नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस सोचते हैं कि इनको दबा दिया जा सकता है, इनको हटा दिया जा सकता है। हम दबने नहीं देंगे।
सूट बूट की सरकार के बाद हमला बोला गया है बुलेट ट्रेन की सरकार पर। अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की, जिनको राहत मिली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को आज अमृतसर कोर्ट से जमानत मिल गई। केजरीवाल पंजाब के राजस्व मंत्री बिक्रम मजीठिया के मानहानि केस के मामले में पेश हुए थे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक बार फिर पंजाब में हैं, लेकिन इस बार मामला सियासत से पहले कोर्ट कचहरी का था। शुक्रवार सुबह केजरीवाल अमृतसर के कोर्ट में हाजिर हुए। अंदर केजरीवाल मानहानि का मुकदमा झेल रहे थे तो बाहर उनके सैकड़ों समर्थक डटे रहे। बहस हुई और फिर कोर्ट ने केजरीवाल और उनके साथियों को राहत देते हुए जमानत दे दी। दरअसल केजरीवाल पर पंजाब के राजस्व मंत्री बिक्रम मजीठिया ने मानहानि का मुकदमा दायर किया है। 2 महीने पहले चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल और कुछ आप नेताओं ने पंजाब के कैबिनेट मंत्री बिक्रम मजीठिया पर ड्रग्स सिंडिकेट में शामिल होने का आरोप लगाया था। इन आरोपों के बाद बीएस मजीठिया ने केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान, दुर्गेश पाठक और आपके पंजाब प्रभारी संजय सिंह पर अमृतसर के स्थानीय अदालत में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। मजीठिया के मुताबिक बगैर किसी सबूत के आप नेताओं ने उन पर संगीन इल्जाम लगाए थे। मेरा ख्याल जिस तक मिस्टर केजरीवाल की गल कर रही है ना तो किसी संविधान को मानते ना किसी कानून ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, कानून की उल्लंघना की थी। अमृतसर से राहत मिलते ही केजरीवाल उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के विधानसभा क्षेत्र हल्का जलालाबाद में एक दलित परिवार के ऊपर चले पुलिसिया डंडे को जख्म को सहलाने पहुंच गए। पीड़ित परिवार से मुलाकात की और लगे हाथ अकाली सरकार पर सियासी बांटचूक हो दी। भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल ये पूरी तरह से दलितों के खिलाफ है। इस बार पंजाब के चुनाव में सारे दलित मिलके इनको भाजपा को और अकाली दल को मजा चखाएंगे। वेलकम बैक। बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर प्रादेशिक सेना में शामिल हो गए हैं, यानी कि टेरिटोरियल आर्मी में। शुक्रवार को ठाकुर को कमीशन मिला। ठाकुर ने कहा कि वो राष्ट्र की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। थल सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग भी ठाकुर के प्रादेशिक सेना में शामिल होने के वक्त मौजूद थे। पीछे आ रहा, थोड़ा पीछे यार, मेरे सामने खड़ा तो पीछे।